हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। दोस्तों, मेहनत चाहे किसी भी काम में क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे आप कह सकते हैं खेतों में हो, चाहे आप कह सकते हैं किसी बिजनेस में हो, वहाँ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और बिल्कुल आप इन लोगों की नज़रों में बिल्कुल आप गिर जाओगे और लोग आपको निकम्मा समझेंगे। और अगर आप सफल हो जाओगे तो यही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में डीजीसीए ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है एयर इंडिया कंपनी पर। तो आप कह सकते हैं एयर इंडिया कंपनी पर आप कह सकते हैं 30 लाख रुपए का जुर्माना किसने लगाया? डीजीसीए ने लगाया है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि डीजीसीए की फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टेड जनरल ऑफ सिविल एविएशन आप कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म है। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं इज द रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर एक ये संवैधानिक निकाय है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई। यह देश के अंदर सभी नागरिक उड्डयन परिचालनों की सुरक्षा करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है? देश के अंदर जितने भी हवाई जहाज हैं, जितनी भी आप कह सकते हैं विमान सेवाएं हैं, उनकी सुरक्षा करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से की थी। यानी इसकी स्थापना जो एयर इंडिया है, इसकी स्थापना टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से की थी। बाद में 1953 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 15 जून 1953 को हुई। बाद में 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। यानी आप कह सकते हैं एयर इंडिया का पहले नाम क्या था? तो आप कह सकते हैं एयरलाइंस था। और इसकी आप कह सकते हैं इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? 15 जून 1953 को हुई और 1946 में इसी एयरलाइंस का नाम बदलकर क्या कर दिया? एयर इंडिया कर दिया गया और इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में है। इसके साथ साथ बात की जाए 1994 ईस्वी में एयर टैक्सी प्रदाता मोदी लुफ्ट के रूप में स्थापित किया गया। कंपनी को 2004 में भारतीय उद्यमी अजय सिंह द्वारा अधिकृत किया गया और इसका नाम बदलकर स्पाइस जेट कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं स्पाइस जेट जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो आप कह सकते हैं 2004 में भारतीय उद्यमी अजय सिंह द्वारा इसको अधिकृत किया गया था और पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? 1994 में इसे एयर टैक्सी प्रदाता मोदी लिफ्ट के रूप में स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी कौन सी है? तो इंडियन एयरलाइंस है। इसमें 532 हवाई जहाज मौजूद हैं। विश्व की सबसे बड़ी विमान कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस है जो जिसमें 960 हवाई जहाज हैं। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया इंद्रावती। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ विशेष आप कह सकते हैं ऑपरेशन चलाए गए भारतीय सेनाओं के द्वारा, जिसमें बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और सभी ऑपरेशन मैंने इसमें कवर किए हैं। जैसे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाया गया था। हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए पोलो ऑपरेशन चलाया गया। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो पोलो ऑपरेशन चलाया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाया गया। इसके साथ साथ बात की जाए 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरण में। उस दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया। और उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 1987 में ऑपरेशन पुमलाई चलाया गया। श्रीलंका के गृह युद्ध में 4 जून 1987 को सेना से घिरे जाफना शहर में असाधारण स्थिति पैदा होने पर तमिल नागरिकों को निकालने के लिए आवश्यक वस्तुएं हवाई जहाज से गिराई गई थी। यानी 4 जून 1987 को आप कहते हैं श्रीलंका के जाफना शहर में
असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी और उस दौरान भारत के तमिल नागरिकों को वहां पर आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गई और इसके लिए ऑपरेशन जो चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन पुमलाई, जो 1987 ईस्वी में चलाया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुवैत से भारतीयों को निकालने के लिए 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई 1998 को और उसमें जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? तो उसमें ऑपरेशन जो चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2004 में ऑपरेशन सी वेव्स आप कैसे चलाया गया, जो दक्षिणी एशिया में 26 दिसंबर को आई सुनामी के बाद भारतीय सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सी वेव्स चलाया था। यानी 2004 में जो सुनामी आई थी दक्षिण एशिया के अंदर 26 दिसंबर को, उस दौरान उस सुनामी से बचने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और नौसेना के द्वारा ऑपरेशन सी वेव्स चलाया गया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जुलाई 2006 में जैसे इजराइल और लेबनान में युद्ध की स्थिति बनी तो भारत और पड़ोसी देश नेपाल श्रीलंका में फंसे लोगों को सुरक्षित देश वापस लाने के लिए टास्क फोर्स ने 19 जुलाई से 1 अगस्त 2006 के बीच ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2280 लोगों को भारत लाया गया था। कहने का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं जुलाई 2006 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शकुन चलाया गया, जो आप कह सकते हैं इजराइल और लेबनान में युद्ध की स्थिति बनी तो उसमें जो फंसे भारत के लोग थे, नेपाल के लोग थे, श्रीलंका के लोग थे, उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। इसी प्रकार से अगर बात करें भारत सरकार ने 26 फरवरी 2011 को लीबियाई सिविल वार में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए सुरक्षित घर वापसी ऑपरेशन चलाया था। यानी 2011 में भारतीयों के द्वारा भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो सुरक्षित घर वापसी ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि जो लीबियाई सिविल वार हुआ था उसमें भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2015 में नेपाल में आए भूकंप में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मैत्री कब चलाया गया? 2015 में चलाया गया। और क्यों चलाया गया? क्योंकि नेपाल में जब भूकंप आया था तो वहां पर भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। 2015 में ही यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन राहत कब चलाया गया? 2015 में चलाया गया। कैसे भारतीयों को निकाला गया? तो आप कहते हैं यमन में फंसे भारतीयों को वहां से निकाला गया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया। दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध छिड़ने पर करीब 600 भारतीयों को यहां से निकाला गया था। यानी दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया था और उस दौरान 600 भारतीयों को वहां से निकाला गया और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन संकट मोचन। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2017 में ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया। बांग्लादेश में म्यांमार से भारी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी के आने पर अनाज और आवश्यक वस्तुओं की सहायता प्रदान की गई थी। यानी बांग्लादेश में म्यांमार से भारी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी आए थे और उनको आवश्यक वस्तुएं और अनाज उनको आप कैसे दिया गया था। तो इसके लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन इंसानियत और ये कब चलाया गया? 2017 में चलाया गया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ अगर बात की जाए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने 2022 में ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। मई 2022 में आप कह सकते हैं लॉन्च किया गया इसको। यानी आप कह सकते हैं ऑपरेशन कावेरी जो है कब चलाया गया? तो 2023 में चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों को तबाह होने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यानी सीरिया और तुर्की के अंदर आप कह सकते हैं उसको सहायता देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया 2023 ईस्वी में, क्योंकि दोनों के दोनों देश आप कह सकते हैं तुर्की और सीरिया उस दौरान भूकंप के दौरान तबाह हो गए थे, तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त यहां पर भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था।
2023 में ही इजराइल और फिलिस्तीन में मौजूद भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑपरेशन अजय कब चलाया गया? 2023 में चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन में भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, क्योंकि यहां पर इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था। उसके बारे में बात करते हैं, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह किया गया गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुजरात में किया गया। गुजरात के अंदर एक प्रसिद्ध आप कहते हैं गिर अभ्यारण्य है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, और गुजरात में अंदर एक सूरत शहर है जहां पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, और गुजरात शहर में आप कहते हैं हीरे तराशे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश आप कहते हैं उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है निफा, जिसको निफा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट आप कहते हैं फ्रंटियर एजेंसी। नेफा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको कहा जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह कर दिया गया। जो गुजरात के अंदर राजकोट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? निरंजन शाह कर दिया गया। गुजरात के फल कच्ची खरक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। और क्वेश्चन आता कई बार, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ के रण को लेकर कई भारत और पाकिस्तान में विवाद भी है। इसके बाद अगर बात की जाए, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा आठवें स्थान पर रहा? तो उसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यानी आप कह सकते हैं 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे उच्च स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी रही? तो आप कह सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह गुवाहाटी के सुरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। यानी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन राज्यों में आप कह सकते हैं ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित करवाया गया, और इसका उद्घाटन समारोह हुआ गुजरात के गुवाहाटी के रुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जबकि समापन इसका हुआ 29 फरवरी को। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी 2024 की विजेता बनी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर यानी तितली के आकार में अष्टलक्ष्मी को उल्लेख किया गया है। यानी 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? तितली के आकार में अष्टलक्ष्मी, इसका आप कह सकते हैं शुभंकर है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2019 में कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं विजेता बनी। यानी 2023 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में आप कह सकते हैं विजेता बनी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। यानी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर आयोजित किए गए थे? उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। ओडिशा में आयोजित 2020 उद्घाटन संस्करण में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रही। यानी 2020 में भी आप कह सकते हैं चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी आप कह सकते विजेता बनी। कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी ने बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आप कह सकते हैं 2021 में प्रथम स्थान जीता। यानी आप कह सकते हैं विजेता बनी। 2021 में विजेता कौन बनी? कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं बनी। और ये कहां पर आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलोर में आयोजित किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह किया झारखंड में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है चंपई सोरेन। झारखंड के राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो क्या है? सीपी राधाकृष्णन। 28वां राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के। और आप कह सकते हैं ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आप कह सकते हैं इस राज्य को बनाया गया। यानी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर किया इसके अंदर कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस प्रकार से हुआ, पूरा डिटेल से मैंने इसमें बताया आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य की अगर बात की जाए, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिकर थे। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसके साथ साथ कौन सदस्य थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिकर थे।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया, यानी 1953 में लाया गया था, 1956 में इसको पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 19 नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल को भारत को सौंप दिया। यानी 1954 में आप कह सकते हैं जो पांडिचेरी जो था वो आप कह सकते हैं फ्रांसीसियों ने भारतीयों को सौंप दिया था, और उन्होंने अपनी बस्तियां जो बसाई वो कहां पर दी बस्तियां, पांडिचेरी में, यनम के अंदर, चंद्रनगर के अंदर और कराईकल के अंदर उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थी, और बाद में उनको भारत को सौंप दिया गया था। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे, और इसके बाद इन सभी को मिलाकर के पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं, तो आप कह सकते हैं यनम, उसके बाद चंद्रनगर और कराईकल। यनम जो आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं ये तमिलनाडु में है, और एक इसके अंदर है माहे जो आप कह सकते हैं केरल में। इन सभी को मिलाकर के वर्तमान समय में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए, भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। यानी 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था वो क्या हो गया था, आजाद हो गया था, और इसके साथ साथ दमन दीव को भी मुक्ति मिल गई थी यहां से, और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया था। 12वें संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल किया गया, यानी पहली अनुसूची में शामिल किया गया, और उसको एक विभिन्न अंग बनाया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा और दमन दीव को क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 1 मई 1960 में मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य को बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। यानी 1 मई 1960 ईस्वी में मराठी और गुजराती भाषी जो थे उन दोनों के बीच क्या हो गया, भाषा के कारण आप कह सकते हैं संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, या कह सकते हैं उनके बीच आप कहते हैं संघर्ष चलता रहा, और इस दौरान बंबई राज्य का बंटवारा करके वहां से 2 राज्य बनाए, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। इसके बाद अगर बात की जाए, नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग कर दिया। यानी असम से कौन सा राज्य आप कहते अलग हुआ, तो नागालैंड अलग हुआ, और कब बना ये, 1 दिसंबर 1963 को बना। 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषा और हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। यानी पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग अलग हो गए, किसके आधार पे, भाषा के आधार पर। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और ये भी आप कह सकते हैं असम से अलग किए गए थे। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और इनको भी असम से अलग कर दिया गया था। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। यानी 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इसी प्रकार से अगर बात करें, 20 फरवरी 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना, 30 मई 1987 को बना, और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, और अब इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप कहते हैं 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था, और यह भारत का 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना, और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इसी प्रकार से अगर बात करें, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। अगर बात की जाए क्षेत्रीय परिषद की, तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया, तो यह किया गया मलेशिया के साथ। कनाडा की तटीय सीमा विश्व में सबसे लंबी है। जिब्राल्टर देश की तटीय सीमा विश्व में सबसे आप कहते कम लंबी है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में कहां चाप चारकूट त्योहार मनाया गया, तो यह मनाया गया मेघालय में। मेघालय को मेघों का राज्य भी कहा जाता है, या मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को। पश्चिम बंगाल किस नदी पर बसा हुआ है, तो हुगली नदी पर बसा हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्तियों में प्रत्यारोपित की गई, तो यह की गई अमेरिका में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्तियों में प्रत्यारोपित की गई। यानी आप कहते हैं जो अपने इंसान जो है उनके अंदर किडनी जो है सुअर की डाली जाती है। कहां पर, अमेरिका के अंदर। ऐसा अमेरिका के अंदर पहली बार किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। चीन ने डिंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। और चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र मैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर बात करें, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुयोंग ने इस्तीफा दिया है, तो यह दिया वियतनाम के राष्ट्रपति ने। यानी वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुयोंग ने इस्तीफा दे दिया है। चिली विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर सर्दी की ऋतु में आप कहते ज्यादा वर्षा होती है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा सर्दी की ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होती है। इसी प्रकार से अगर बात करें, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 17वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 49वां समांतर रेखा अगर पूछी जाए किस किस के बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और यह विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा मानी जाती है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड देश के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा अगर बात की जाए, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा की अगर बात की जाए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को आप कहते हैं उनके बीच में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 38वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, ओडरनीशे रेखा यह पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच सीमा रेखा है। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। और उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें, भारत और भूटान के बीच सीमा स्थान है दो चुला पास। यानी भारत और भूटान के बीच जो सीमा का जो स्थान है उसका नाम है दो चुला पास है। यानी दो चुला दर्रा है। यह हिमालय का एक ऊंचा दर्रा है जो दो देशों के बीच की सीमा का हिस्सा बनाता है। मैगीनोट या मैजीनोट रेखा यह सीमा रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, सिगफ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा है जो शिमला में निर्धारित की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड सीमा रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्तमान समय 3 बिंगा कॉरिडोर सीमा रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी या पाक स्टेट स्थित है। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारा आप कह सकते हैं जो टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।